हेलो डियर व्यूअर्स, चलिए डिस्कस करते हैं क्लास 11 का टर्म 1 का फिज़िक्स का पेपर। टर्म 1 का फिज़िक्स का पेपर जो है उसमें 3 सेक्शंस थे। हम स्टार्ट सेक्शन ए से करेंगे जिसमें 25 क्वेश्चंस थे और कोई भी 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लैंक्स कांस्टेंट की जो डायमेंशंस होती हैं इनमें से कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन प्लैंक्स कांस्टेंट से मैच करेंगी। तो इसमें जो मोमेंट ऑफ मोमेंटम है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है? देखिए, मोमेंटम होता है एम वी। मूवमेंट वर्ड अगर किसी के साथ भी लग गया है मतलब उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एम वी आर, आर यहाँ पे रेडियस होता है तो डिस्टेंस है एक तरह का। तो एम वी आर की और प्लैंक्स कांस्टेंट की जो डायमेंशंस होती हैं वो सेम होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि दो रेलवे ट्रैक्स हैं जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हैं आपस में। पहले बात करेंगे ट्रैक 1 की। ट्रैक 1 पे एक ट्रेन चल रही है 30 की स्पीड से वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में। तो वेस्ट इधर होता है और ईस्ट इधर होता है। तो ट्रेन ए की जो स्पीड है वो है 30। ट्रेन बी की जो स्पीड है वो है 48 बट डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट। ये ईस्ट और ये वेस्ट। ट्रेन बी 48 की स्पीड। अब दोनों ट्रेन की स्पीड आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो मैं ट्रेन ए की स्पीड को प्लस एज्यूम कर रहा हूं और ट्रेन बी की स्पीड को माइनस। अब मुझे निकालना क्या है? देखिए, बी की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वी बी ए मुझे निकालना है। फॉर्मूला होता है वी बी माइनस वी ए। यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। वी बी की वैल्यू हमारे पास -48 और वी की वैल्यू 30, बीच में माइनस, आंसर आ गया -78। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो होगी -78। माइनस ये इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट होगी, बिकॉज हमने जो एज्यूम किया यहाँ पे माइनस वाली डायरेक्शन वो ईस्ट से वेस्ट वाली ट्रेन का है 48 वाली स्पीड का। तो इसका आंसर आ जाएगा 78 ईस्ट टू वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें ए और बी दो फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है। हमें निकालनी है वैल्यू किसकी? अंडर रूट ए बी की। अंडर रूट ए बी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी? तो पहले ए की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं और बी की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। अंडर रूट 2 यानी कि 1.4। ये आ गई अंडर रूट ए बी की वैल्यू, बट इसमें एरर भी होगा तो हमें वो एरर भी निकालना है। अब एरर कैसे निकालेंगे हम? रूट ए बी को हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू अपॉन एक्स इज इक्वल टू, रूट का मतलब इसकी पावर 1/2 है। ए की पावर भी 1/2 है और बी की पावर भी 1/2 है क्योंकि दोनों के ऊपर रूट है। तो 1/2 ए प्लस 1/2 बी, साथ में डेल्टा लगा देंगे। तो इस तरह से हम डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ पे डेल्टा एक्स निकालना है। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है? रूट ए बी। इसकी वैल्यू 1.4 हमारे पास है। तो यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। डेल्टा ए की वैल्यू 0.2, डेल्टा बी की वैल्यू भी 0.2, ए की वैल्यू 1.0, बी की वैल्यू 2.0 और डेल्टा एक्स तो हमें फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यू 1.4। यहाँ से हमारे पास डेल्टा एक्स आ जाएगा इन सब वैल्यूज़ को पुट करने के बाद। तो इसको सोल्व करके आंसर आता है 0.2। तो एग्जैक्ट आंसर इसका हुआ डी। फोर्थ में कहता है कि x इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर के टी। टी यहाँ पर टाइम है तो k की यूनिट क्या होगी? देखिए, यहाँ पे के टी क्या है? साइन का एंगल है। तो साइन का जो एंगल होता है वो डायमेंशनलेस होता है, यानी कि इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती। तो अगर टी टाइम है तो k की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए? t-1। तभी तो t-1 और t कैंसिल होकर डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनेगी। तो k की डायमेंशंस होगी t-1। t-1 किसकी डायमेंशंस होती है इसमें से? हर्ट्स की।
तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्हीकल है, हाफ डिस्टेंस वो v1 स्पीड से चलता है और नेक्स्ट हाफ v2 स्पीड से। एवरेज स्पीड क्या होगी? तो दो पार्ट्स हो गए हमारे डिस्टेंस के। पहले पार्ट को चलने का टाइम निकाल लेंगे हम, सेकेंड पार्ट को चलने का टाइम निकाल लेंगे। टाइम की वैल्यू कैसे आएगी? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट पार्ट का डिस्टेंस d/2 हाफ डिस्टेंस है और स्पीड है v1। t2 की वैल्यू कैसे आएगी? डिस्टेंस इसका भी d/2 है और सेकेंड हाफ का जो वेलोसिटी है वो v2 है। तो ये t1 और t2 की वैल्यू मैंने निकाल ली है। t1 की वैल्यू d2/v1 आया है और t2 की वैल्यू d/2/v2 आई है। अब हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस d है, टोटल टाइम हमारे पास कितना है? t1 प्लस t2। तो t1 की वैल्यू d2/v1। टोटल टाइम मैंने नीचे ये लिख दिया ऐड करके। पहले वाली वैल्यू जो हमारी है वो है ये वाली t1 और ये है t2। तो टोटल डिस्टेंस ऊपर, नीचे टोटल टाइम, एवरेज स्पीड जो है वो आ जाएगी हमारे पास। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो सोल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा, तो ये मैच करता है हमारे ऑप्शन नंबर ए से। सिक्स्थ भी ऐसे ही सेम है, इसको आप सोल्व कर लेंगे। अगर आपसे सोल्व नहीं होता, आपको आंसर नहीं पता लगता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में x एक फिजिकल क्वांटिटी है और वो a² b³ c⁵ और d⁻²। हमें निकालना है परसेंटेज एरर इन x। तो परसेंटेज एरर इन x कैसे निकलेगा? x इज इक्वल टू a² b3 c⁵ d⁻²। तो परसेंटेज एरर इन x वो किसके इक्वल होगा? डबल जो भी पावर्स है ना, a की पावर 2 है तो 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ a। तो a का परसेंटेज एरर कितना है? 3 प्लस b की पावर 3 है तो 3 आगे आ जाएगा और b में परसेंटेज एरर कितना है? 1 प्लस c की पावर 5/2 है तो 5/2 आगे आ जाएगा और उसमें परसेंटेज एरर कितना है? 2 का। ऐसे ही d की पावर -2 है लेकिन पावर जो सामने आती है वो 2 आएगी, -2 सामने नहीं रखनी है। तो d की पावर 2 आगे आ जाएगी और इसका परसेंटेज एरर कितना है? 4। इसको सोल्व कर लेंगे हम, तो ये बन जाएगा हमारे पास 6 + 3 9 + 5 14 + 8 22। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t। तो अगर डिस्टेंस गिवन है x इज इक्वल टू 20t + 10t², इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये बन जाएगा dx/dt, ये बन जाएगा 20 और 10 इसकी जो पावर है वो आगे आ जाएगी और एक पावर कम कर दी जाएगी। dx/dt वेलोसिटी आ गई हमारे पास और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2 सेकेंड्स पे पूछी हुई थी, तो यहाँ t की वैल्यू हम 2 पुट कर देंगे। 40 + 20 60 आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो इसका आंसर डी है 60। क्वेश्चन नंबर 8, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, देन विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा और वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में। देखिए वो कैसे? अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है, तो जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी वही होगी, इसलिए वेलोसिटी अपवर्ड्स। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है, सोचिए पहले उसकी स्पीड 10 रही होगी, बाद में उसकी स्पीड हो गई 8,
तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो किस पे डिपेंड करती है? चेंज इन वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी 10, बाद में हो गई 8, चेंज कितना हुआ? -2 का, क्योंकि जब भी हम चेंज निकालते हैं तो बाद वाली वैल्यू माइनस पहले वाली वैल्यू। अगर पहले वाली स्पीड 10 थी, बाद में हो गई 8, तो हम चेंज कैसे निकालेंगे? 8 - 10 -2। माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारी एक्सेलरेशन या चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो माइनस में है, ऑपोजिट है, डाउनवर्ड्स है इसका मतलब, क्योंकि हम ऊपर वाली डायरेक्शंस को पॉजिटिव एज्यूम कर रहे हैं। 10 जो स्पीड है, वेलोसिटी है, इसको हमने पॉजिटिव रखा है क्योंकि ऊपर की तरफ है। 8 को भी हमने पॉजिटिव रखा है क्योंकि ये ऊपर की तरफ है। तो मैं ऊपर वाली डायरेक्शंस को पॉजिटिव मान रहा हूँ। तो जब मैंने चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन निकाली वो नेगेटिव आई। नेगेटिव का मतलब नीचे की तरफ, यानी कि अगर चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव आता है मतलब एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ आएगा, डाउनवर्ड आएगा। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। नोट करेक्ट पूछ रहा है तो इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये गलत है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 11, हमें एक रिलेशन दिया हुआ था t इज इक्वल टू ax² प्लस bx। हमसे पूछा गया था इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। इसको हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट आपको विद रिस्पेक्ट टू t करना है, तो डिफरेंशिएशन आपकी क्लियर होनी चाहिए इसके लिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। मैं डायरेक्टली इसको 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा। पहली बार जब डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए तो t की पावर 1 है वो आगे आ जाएगी, और इसकी पावर 1 थी तो एक कम कर देंगे, 0 हो जाएगी। a एज इट इज, x की पावर 2 है वो आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। अब हम विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हैं x को, तो यहाँ लिखना पड़ता है कि dx का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। b एज इट इज, x की पावर यहाँ पे 1 है वो आगे आ जाएगी और x की पावर क्या हो जाएगी? 0। और यहाँ लिखना पड़ेगा हमें कि dx/dt, क्योंकि हम x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे थे। यहाँ पे हमने क्यों नहीं लिखा फर्स्ट जो टर्म थी हमारे पास बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि यहाँ पे t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे थे, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं थी। तो ये बन गया 1 और ये बन गया हमारा a इंटू 2x, ये बन गया वेलोसिटी प्लस b 1, x की पावर 0, किसी की पावर भी 0 होती है वो 1 होता है। तो यहां से हम v की वैल्यू कॉमन निकाल लेंगे। 1 इज इक्वल टू v 2a प्लस 2x प्लस b, ये आ गया। या आप कॉमन नहीं भी निकालेंगे तो भी चलेगा। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो अगर हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, a 2x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा हमारे पास 2a। तो हम यहाँ तक कर चुके हैं। 1 इज इक्वल टू a 2x v प्लस bv। इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। 1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, ये 0 आएगा हमारे पास। 2a कॉन्स्टेंट है एज इट इज रहेगा, x और v यहाँ पे 2 ये मल्टीप्लाई हो रखे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। इसमें x को पहले हम एज इट इज रखेंगे, v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कर देंगे तो बन जाएगा dv/dt। अगली बार v एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कर दिया जाएगा। इस तरह से प्रोडक्ट रूल लग गया है इसमें। b, v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये बन जाएगा dv/dt। 0 इज इक्वल टू 2a x dv/dt एक्सेलरेशन, v dx/dt ये वेलोसिटी, प्लस b dv/dt ये भी हमारे पास एक्सेलरेशन। यहाँ से a कॉमन लेके हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन इसमें x की वैल्यू भी आएगी। तो आपको यहाँ से
एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। एक्स की वैल्यू निकाल के ये जो एक्स हमारे पास यहाँ पर है इसमें पुट कर देना है, तो आपके पास आपका फाइनल आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था। तो इस क्वेश्चन को 2 स्टेप्स में करना था। पहले स्टेप में जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने के बाद वहाँ से आप एक्स की वैल्यू मिलेगी आपको। सेकंड केस में जब आप डिफरेंशिएट करेंगे वहाँ से आपको एक्सेलरेशन तो मिलेगा, लेकिन उसमें एक्स भी आएगा। वो एक्स की वैल्यू आपको फर्स्ट वाले डिफरेंशिएशन से निकाल के पुट कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 12, कहा गया है कि एक लाइट बॉडी और एक हैवी बॉडी है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा? तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी अगर इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m, तो फर्स्ट वाले के लिए मैं 1 लगा रहा हूँ। p1 यानी कि पहले वाले का मोमेंटम मास, पहले वाले का मतलब m1, p2²/2m2। ये सेकंड वाला जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसकी काइनेटिक एनर्जी है, बट दोनों इक्वल हैं तो इसलिए मैं इसको इक्वल कर दे रहा हूँ। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आएगा p1² m2 इज इक्वल टू p2² m1। तो इस रिलेशन से आप समझ सकते हैं कि p1² मल्टीप्लाई करके m2 के साथ वो इक्वल आना चाहिए p2² इंटू m1। दोनों आपस में इक्वल हैं। दोनों आपस में इक्वल तभी आएंगे जब अगर हम m1 को कम करेंगे तो p2 की वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी कि अगर लाइट वाला ऑब्जेक्ट है तो m1 कम रहेगा पहले वाला। अगर पहले वाला ऑब्जेक्ट हमारा लाइट है, हल्का है काफ़ी, उसका मास कम है, तो p2 की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ग्रेटर मोमेंटम किसका होगा? हैवी बॉडी का। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी चूज द करेक्ट ऑप्शन। a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये करेक्ट है। a क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ये भी करेक्ट है। a क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू a, ये भी करेक्ट है, क्योंकि a क्रॉस बी जब हम करते हैं तो जो आंसर आता है वो a के परपेंडिकुलर होता है। तो ऑल ऑफ दीज, किसी भी तरह की कोलिजन हो उसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल चाहे शेप पूछ रहा है इसमें, तो वो किस पे डिपेंड करती है? तो वो एक्सेलरेशन के साथ साथ इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और एंगल ऑफ, यानी कि इसका आंसर डी है। एक स्टोन को ट्रेन की विंडो से गिराया गया और ट्रेन जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। अगर ट्रेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो स्टोन के पास भी एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। जब उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे स्टोन के पास है। तो जैसे ही उसको ड्रॉप करेंगे तो कि ये केस बन गया कि हमने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो कर दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वो ऐसे पाथ फॉलो करता है, ये हमें पता है। और ये पाथ कौन सा होता है? पैराबोलिक पाथ होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल रेंज देखिए, ए बी सी डी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को हम थ्रो कर रहे हैं, किसी को 30 डिग्री के एंगल पे, किसी को 60 डिग्री के एंगल पे, किसी को 45 डिग्री के एंगल पे, अलग अलग एंगल्स पे थ्रो कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा रेंज किसकी होती है? 45 डिग्री के एंगल पे अगर ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाए तो इस 45 के एंगल पर बॉल बी को फेंका गया, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, हमें फोर्स दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, व्हाट इज द मास? तो F इज इक्वल टू ma होता है, तो F/a इज इक्वल टू मास। F का मोमेंट मैग्नीट्यूड और a का मैग्नीट्यूड, F का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अपॉन a 1। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, मास की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कितना हुआ?
तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? जब भी वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ गिवन हो तो एरिया अंडर द कर्व, ये तीनों एरियाज निकाल लेंगे, ऊपर वाले दो एरियाज को ऐड कर देंगे और नीचे वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। और इजीली आप एरिया निकाल सकते हैं। ऊपर वाले का एरिया कैसे आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस 4 हाइट 10। ऊपर वाले का एरिया 20 आ गया, नीचे वाले का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाइए। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं इसलिए। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम कब होती है? मैक्सिमम तब होती है जब एंगल 45 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 21, दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर कब होंगे? परपेंडिकुलर होंगे तो n की वैल्यू क्या होगी ये पूछता है। अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 0। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो i वाले को i वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 6, j वाले को j वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और k वाले को k वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 18। तो इसका आंसर सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 21, एक प्रोजेक्टाइल है, कहता है कि सेम हॉरिजॉन्टल रेंज आती है अगर हम उसको दो अलग अलग एंगल्स पे प्रोजेक्ट करते हैं। जी हाँ, आती है बिल्कुल। तो उनकी टाइम ऑफ फ्लाइट फर्स्ट केस में t1 और सेकंड केस में t2 है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसके इक्वल आएगा? तो देखिए, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। तो फर्स्ट केस का हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू सेम कब होती है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। अगर एंगल को अगर प्रोजेक्टाइल को हम थीटा एंगल पे फेंकें ऑब्जेक्ट को, और दूसरा 90 माइनस थीटा पे फेंकें, तो ये दो एंगल होते हैं जब हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होती है। तो फर्स्ट वाले केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? 2u साइन थीटा अपॉन जी। सेकेंड वाले केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी, क्योंकि सेकेंड वाला थीटा कितना होना चाहिए? 90 माइनस थीटा। तब जाके हमारा एंगल जो है, सॉरी, हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो सेम होगी। तो t1 t2 की वैल्यू अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगी 2u कोस थीटा अपॉन जी। तो t1 और t2 हमारे पास आ चुके हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 4u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी स्क्वायर। इस 4 को हम 2 इंटू 2 लिखेंगे, अपॉन जी स्क्वायर। 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये बन जाएगा साइन 2 थीटा। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी स्क्वायर। अब यहां से आप देख सकते हैं कि ये किसके इक्वल आ रहा है? रेंज के इक्वल आ रहा है। अगर हमारे पास आंसर जो बना था वो बना था 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी स्क्वायर। अगर इस पूरी चीज को 2 से डिवाइड कर दिया जाए और g से डिवाइड कर दिया जाए तो ये पूरा एग्जैक्टली क्या बन जाएगा? रेंज के इक्वल आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और नीचे वाला एक g वो रेंज है। तो 2 बाकी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये रेंज हो जाएगा, नीचे ये बचेगा। तो मैंने u स्क्वायर साइन 2 थीटा, यहाँ g स्क्वायर नीचे था, एक g को एडजस्ट कर लिया है और वो सारा रेंज में चला गया है। तो 2r अपॉन g। क्वेश्चन नंबर 22, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो सीधी सी बात है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही है, तो स्लोप कितना होगा? उसका 0 होगा, बिकॉज वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा इस केस में? ऐसा बनेगा, क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मतलब उसकी
वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो स्लोप कैसा हुआ इसका, 0 हुआ। तो इसका आंसर ए। A body is moving with uniform velocity, then no force must be acting on the body. एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन भी 0 होगा, और एक्सेलरेशन 0 होगा तो फोर्स 0 हो सकता है। तो इसके हिसाब से इसका आंसर ए बनेगा। और ये तो सिंपल डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर वर्टिकल डायरेक्शन में सर्कल में मूव किया जाए तो हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है, वो √gr होती है। तो ये था सेक्शन ए। इसमें अगर आपका कोई भी ऐसा आंसर है जो ऑब्जेक्टेबल लगता है आपको कि हाँ आपके हिसाब से मेरे आंसर से आपका आंसर अलग आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर मुझे लगा कि हाँ आपका आंसर ज़्यादा करेक्ट है या मुझसे किसी क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, तो उसको डिस्कस जरूर किया जाएगा। इसके बाद वाली वीडियो में हम नेक्स्ट वाले सेक्शंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है।